साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज एक और मैथिली के प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर चंद्रमणि झा के जीवन वृत्त को लेकर आज उपस्थित हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर भाषा में एक से एक अद्भुत विद्वान, अद्भुत गीतकार आते हैं। और उसी क्रम में मैंने मैथिली के प्रसिद्ध गायक एवं गीतकार डॉक्टर चंद्रमणि झा को भी उस कोटि में देखता हूँ, जिनका जन्म, ऐसे डॉक्टर चंद्रमणि झा का जन्म सीता देवी एवं पंडित राममूर्ति झा के घर, उनका जन्म 12 जून 1952 को उनका जन्म होता है। 1952 में 12 जून को नवादा गांव में उनका जन्म होता है, जो नवाद्या के रूप में भी, मूल इनका नाम नवाद्या था, लेकिन नवादा भगवती से भी काफ़ी प्रसिद्ध है इनका गांव, जहां पर इनका जन्म होता है। और यह नवादा बेनीपुर प्रखंड में, दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में यह गांव पड़ता है, जिस गांव में मुझे कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और नवादा भगवती का भी मैंने दर्शन किया है। बारात में जाने के लिए जाने के क्रम में मैंने उन भगवती का भी दर्शन किया है। तो ऐसे प्रसिद्ध गांव जो है नवादा, उस नवादा जो बेनीपुर प्रखंड, दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में पड़ता है, ऐसे नवादा में एक बालक का जन्म होता है और सीता देवी और राममूर्ति झा के घर जन्म होता है। और एक बाल काल से ही वे विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, और यह बालक निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो होत बीरवान के चिकने पात जो कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, उसका इन्होंने प्रमाण दिया। बाल काल से ही ये गाने लग गए थे। विशेष रूप से जो कमरथुआ होते हैं, कामर लेकर के जाते हैं, उनके लिए प्रारंभ में इन्होंने स्कूल के जीवन में ही पढ़ते पढ़ते ही कुछ लिखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोगों का इनको साथ मिला और आशीर्वाद मिला, और धीरे धीरे देखते देखते ये उस दौर में आगे बढ़े जिस दौर में पद्मश्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी आसमान पर मैथिली साहित्य के गीतकारों में गायक रविंद्र महेंद्र का दौर चल रहा था मिथिला में। उस समय घर घर रविंद्र ठाकुर के गीत गाए जाते थे। ये पद्मश्री रविंद्र ठाकुर जो बिहार के पूर्णिया के मूल रूप से रहने वाले थे, अब वो इस संसार में नहीं हैं। तो ऐसे विद्वान, ऐसे गायक, ऐसे गीतकार के रहते हुए किसी को ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो स्थापित विद्वान हैं, स्थापित गायक हैं, स्थापित गीतकार हैं, रविंद्र महेंद्र का दौर चल रहा था, ऐसे पद्मश्री रविंद्र ठाकुर के रहते हुए, पद्मश्री रविंद्र ठाकुर के दौर में जो इतने बड़े स्कॉलर थे, गायक थे, विद्वान थे, बाद में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित करते हैं रविंद्र ठाकुर के। उस दौर में कोई बालक, कोई एक बट वृक्ष हो, और बट वृक्ष के सामने कोई वृक्ष जल्दी पनप नहीं पाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रविंद्रनाथ ठाकुर के जैसे विद्वान के रहते हुए डॉक्टर चंद्रमणि झा किस प्रकार से विशेष रूप से 80 के दशक में ये मैथिली गायिका के, मैथिली गीतकारों में ये स्थापित होते हैं, और हर जगह इनका शोर मचता था। जहां ये गाने के लिए जाते थे तो युवक और युवतियों में नया होड़ चला कि सुनने के लिए। और ऐसे दौर में डॉक्टर चंद्रमणि झा ने अपने आप को स्थापित किया, जिस दौर में रविंद्र महेंद्र का नाम मिथिलांचल के गीतकारों में और गायक के रूप में प्रसिद्धि पाई हुई थी। ऐसे पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र ठाकुर के रहते हुए
उस मंच से ही इन्होंने प्रारंभ किया। इनके पुस्तकों से देखने से पता चला है कि एक बार 69 की बात है, जब ये पढ़ते थे वहीं से उन्होंने गाना शुरू किया और लिखना शुरू किया। लेकिन एक बार 1976 में विद्यापति समारोह में जब ये गा रहे थे, उस समय मंच संचालक भी साधारण नहीं थे, डॉक्टर मायानंद मिश्र जी थे। उस प्रकार ऐसे उद्घोषक के रहते हुए जब रविंद्रनाथ ठाकुर जब गाते थे, उनके गाने के बाद कोई साहस नहीं करता था। ऐसे दौर में एक बालक मंच पर आता है और उन्होंने, मायानंद मिश्र जी ने उनको कहा कि चंद्रमणि तुम गाओ। उन्होंने एक गीत गाया, दूसरा गीत की फिर वहाँ पर लोगों में मांग हुई, तीसरे गीत की मांग हुई, उनको हटाना मुश्किल हो गया। जो घोषक थे, उस मंच संचालक थे, उनके लिए बहुत समस्या आई। और उस दौर में इतने गीत प्रसिद्ध गीतों से ये प्रसिद्ध हो चुके थे, जिसमें घर घर आज भी स्त्रियां मंदिरों में या पुरुष गाते हैं। जो इनका एक मंगल गीत है कि जयति भवानी हे कल्याणी सकल ताप परिताप हरू। इस तरह से जो इन्होंने लिखा है, देवहु के दुख दूर कैलहुमा अधमा धम हम पाप हरू। इस प्रकार से जयति भवानी हे कल्याणी सकल ताप परिताप हरू, उन्होंने मैथिली में जो उन्होंने ये गीत लिखा, और विशेष रूप से भगवती के लिए, देवी के लिए कि जयति भवानी हे कल्याणी सकल ताप और परिताप जितने भी हैं उसको हरण करो। इस प्रकार से ये गीत आज भी लोगों का मिथिलांचल में कंठाभूषण बना हुआ है। यदि ये एक ही पुस्तक लिख करके छोड़ देते लिखना, तब भी इनका नाम जो है क्षितिज पर ऐसा चमका कि कोई इसे हटा नहीं सकता था। जिसमें एक जो छोटी सी पतली पुस्तक है, जो रहिजो हमरे गाम, तो रहिजो हमरे गाम, हमारे गांव में ही रह जाओ नामक एक जो गीत संग्रह है, यह गीत संग्रह ये चौथा पांचवा इनका संस्करण चल चुका है। इतनी प्रसिद्धि पाई, इतने प्रसिद्ध हुए, और गीतों की कुछ पंक्तियां मुझे भी आज भी याद है, जिसमें पिया डाँड़ही पर घैला भसकी गलीना, ये इतना मिथिलांचल में प्रसिद्ध था, ये प्रसिद्ध गीत हो गया था कि हर युवक और युवतियों के होठों पर, जुबां पर यही गीत चल रहा था। उस 80 के दशक में विशेष रूप से, तो वैसे 70 के आधे 75-76 से गाना शुरू कर दिया था इन्होंने, और इतनी प्रसिद्धि पाली, जिसमें दाइगे बड़ अजगुत खाइत देखलहु फुलवारी में सैबहु एक ही थारी में ना। ये बदलते भारत की जो तस्वीर है, बदलता जो परिवेश है, किस प्रकार से जब समाज में बदलाव आता है तो आधुनिकता के कारण समाज में कैसे कैसी विकृतियां आती है, उस पर भी इन्होंने व्यंग करते हुए इस गीत से इतनी प्रसिद्धि पाई कि दाइगे बर अजगुत खाइत देखलहु फुलवारी में, कि मैंने फुलवारी में खाते हुए मैंने देखा, क्या देखा कि सैबहु एक ही थाली में, एक ही थाली में पति और पत्नी खा रहे हैं। इस प्रकार से जो समाज का जो बदलाव हुआ, समाज का जो परिवेश बदला, उस परिवेश पर व्यंग करते हुए दाइगे बर अजगुत खाइत देखलहु फुलवारी में सैबहु एक ही थाली में ना, यह गीत इतना प्रसिद्ध हुआ कि इतने डिमांडेड हो गए कि जगह जगह जहाँ भी गीत गाने जाते थे तो इसका धूम मचा हुआ था उस दौर में। और मैं भी उससे अभिभूत हुए नहीं रहा, यद्यपि मैंने साक्षात उनका सुना नहीं कभी। मेरे आज भी ये फ़ोन फ्रेंड है, मैं मिला नहीं कभी इनसे, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें मुझे उन्होंने भेज करके, जिसमें रहिजो हमरे गांव, जिसमें काफ़ी प्रसिद्धि पाई उसमें, और गीताम्बुज है। मैं सारे परिगणन कराऊंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं, जो काफ़ी पुस्तकें उन्होंने 7-8 पुस्तकें मुझे भेजी भी उन्होंने डाक से। तो इस प्रकार से करिकवा नेत तोहर बेईमान के गोरकी बाँचत कोना परान, ये जो एक व्यंग गीत जो लिखा है उन्होंने युवक युवतियों के लिए, और ये प्रसिद्धि पाई, इतनी प्रसिद्धि हुई। ये करिकवा नेत तोहर बेईमान
गे गोरकी बाँचत कोना परान, एक विवाह में मैं गया था तो वहाँ गायक को मैंने गाते हुए सुना था, और ये बात 1989 की है। उस 80 के दशक में ये शीर्ष पर पहुंच चुके थे, इनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी, जिसमें एक और गीत में थोड़ा सा इशारा करूंगा, जो रहिजो हमरे गांव में ही सारे गीत का संग्रह मैंने देखा है। जे सिरकिक दोगे शिकार किया कहलें, 16 बरस में श्रृंगार किया कहलें। इन्होंने एक गीत को सरस गीत गाया, श्रृंगार रस में इन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से जो 16 वर्ष में की अवस्था में कोई युवती श्रृंगार करती हैं, तो उस पर व्यंग करते हुए, चूंकि ये समझ चुके थे, जब लेखक अपने पाठक के माइंड को समझ लेते हैं, जब लेखक अपने पाठकों के, अपने दर्शकों के, अपने श्रोताओं का की जो भावना समझते हैं, उसी भाव से वो लिखते भी हैं। तो ये स्वयं भी लिखते थे, स्वयं गढ़ते थे, नए नए शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है इन गीतों में, और ये नए नए शब्दावलियों का प्रयोग करके युवक और युवतियों के बीच में, उनके मन में प्रवेश कर जाना, ये कोई सीखे तो डॉक्टर चंद्रमणि झा की लेखनी से सीखे। ये बातें तो है, लेकिन एक और बात जो विशेष रूप से इनके जीवन पर है कि इन्होंने अपनी शिक्षा बढ़ाते ही रहे। इन्होंने बीएससी की, बीएससी करने के बाद बीए इन्होंने फिर से आर्ट्स में इन्होंने बीए किया, बीए ऑनर्स, फिर एमए अंग्रेजी और मैथिली दोनों भाषाओं में एमए द्वय हैं। और आजकल के नई पीढ़ियों के लिए, चूँकि ये काफ़ी इन्होंने नेट, यूजीसी का नेट भी क्लियर किया, ये बताने के लिए कि नई पीढ़ी के बच्चों के लिए कि कोई भी शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। शिक्षा, मेरे पिताजी कहते थे, शिक्षा कभी बांझ नहीं होती, अपना स्वरूप दिखाती है, विद्या अपना स्वरूप दिखाती है। तो इन्होंने काफ़ी अवस्था में जाकर के नेट भी किया यूजीसी का, और पीएचडी भी की, संगीत में प्रभाकर किया। तो इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशनें बढ़ाते रहे, अपनी शिक्षा की में बढ़ोतरी करते रहे, और बाद में समाहरणालय दरभंगा से ये सेवानिवृत्त होते हैं, और फिर भी शिक्षा के प्रति ललक, अपनी एजुकेशन के प्रति ललक। और जैसा कि मुझे इनकी प्रतिभा और इनका वैदुष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि इनका नाम, इनके पिताजी का नाम राममूर्ति झा और सीता देवी के ये पुत्र हैं। तो राम और सीता की जो जोड़ी इनके माता पिता हैं, उन्होंने जैसे लव और कुश, वाल्मीकि रामायण में देखेंगे कि अपना गीत गा करके संपूर्ण रामायण को कंठ कर लिया था। जैसे लव और कुश ने, राम और सीता के पुत्र ने, और जा करके अयोध्या में सुनाया अपनी माँ का सब कुछ, जो कलंक लगा हुआ था जानकी को, उस कलंक को धोने का सफल प्रयास किया था। और बढ़िया गायक थे वो दोनों भाई, वाल्मीकि के शिष्य, भला गायक कैसे नहीं हो, कंठ कर लेते थे। उसी तरह बाल काल से ही इनके पिता का भी नाम संयोग से राम है, राममूर्ति झा। और राममूर्ति झा जी और सीता देवी जी के घर में इस बालक का जन्म नवादा भगवती जो बड़ी प्रसिद्ध है दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड में, उस नवादा गांव में इनका जन्म होता है। 1952 में 12 जून 62 में इनका जन्म होता है। और देखते देखते, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि पद्मश्री रविंद्रनाथ ठाकुर के रहते हुए और महेंद्र रविंद्र के उस दौर में कोई हिम्मत नहीं करता था कि रविंद्र ठाकुर के बाद कोई गीत गाने की मंच पर साहस नहीं करता था। इन्होंने इनको अवसर मिला, और मायानंद मिश्र जी ने, जो घोषक थे, जो उद्घोषक थे, जो वहाँ के स्टेज सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि चंद्रमणि तुम गीत गाओ। एक गाया, फिर डिमांड होने लगी दूसरे का, तीसरे का, और इस प्रकार से इन्होंने ख्याति प्राप्त की। और रविंद्र ठाकुर के रहते हुए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा हासिल की। जिस मंच पर ये गा रहे थे, इनका सौभाग्य कितना अच्छा था कि उस पर काशीकांत मिश्र, मधुप जी जैसे गीतकार उस समय उस दौर के थे, जो बड़े ही प्रसिद्ध थे, और मणिपद्म जी जैसे लेखक थे मैथिली के। उन सबके मंच को इन्होंने साझा किया है उनके साथ। और रविंद्र ठाकुर भी थे, पद्मश्री रविंद्रनाथ ठाकुर, उनके रहते हुए
इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की, कोई किसी को देता नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा ली जाती है। इन्होंने अपने वैदुष्य से, अपने व्यवहार से इन्होंने संपूर्ण सारी प्रतिष्ठा उस समय जो थी मिथिला समाज में, मैथिली बेल्ट में, इन्होंने अपने गीतों से प्रसिद्ध हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि रहिजो हमरे गाम नामक जो इनका एक गीत संग्रह है, जिसका शायद ये 4था संस्करण चल रहा है, तो इतनी प्रसिद्धि पाई इस पुस्तक ने, इस छोटी सी पुस्तक ने, और जिसमें स्वागत गीत भी इसमें गजब का है। मंगल गीत तो बताया ही था कि जयति भवानी हे कल्याणी सकल ताप परिताप हरू। आज भी मंदिरों में देखता हूँ, घर घर में इनके गीत गाए जाते हैं। और जैसे विद्यापति की प्रसिद्धि हो गई थी, उसी तरह से घर घर में इनका यह मंगलाचरण लोगों का कंठाभूषण बना हुआ है। इतना ही नहीं, जब भी किसी मंच पर स्वागत गीत की बात आती है, तो इनका स्वागत गीत जो रहिजो हमरे गांव जो इनका गीत संग्रह है, उसी का है यह भी कि मंगलमय दिन आज हुए पाहुन छथि आयल, धन्य धन्य जागल भाग है मन कमल फुलायल। अर्थात ये मंगल दिन आज हुए, आज मेरा मंगल का दिन है कि पाहुन मेरे घर आए हैं, अतिथि मेरे घर आए हैं। यह जो स्वागत गीत है, यह हर मंच पर इसे सुना जाता है, इस स्वागत गीत को। और धन्य धन्य जागल भाग है, मेरा भाग्य जाग गया है, मन कमल फुलायल, और मन का जो कमल है वह प्रफुल्लित हो गया है, खिल गया है। इस प्रकार का जो यह स्वागत गीत है, आज भी हर मंच पर मिथिलांचल में स्वागत गीत के रूप में जब भी गाया जाता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, या वैसे भी कोई समारोह हो, तो बिना इनके स्वागत गीत से कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता। और मंगल गीत जो है, जयति भवानी हे कल्याणी सकल ताप परिताप हरू, जो लिख करके इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया है। और उस दौर में मैं बार बार कहता हूं कि जहां रविंद्र ठाकुर जैसे, पद्मश्री रविंद्र ठाकुर जैसे गायक हों, लेखक हों, और रविंद्र महेंद्र की जहां जोड़ी हों, उस दौर में ये किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया, ये कोई डॉक्टर चंद्रमणि झा से ही सीखे, और साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ाते रहे। तो इनकी कृतियों पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कितनी कृतियां हैं इनकी, और अलग अलग इन्होंने काफ़ी कुछ लिखते रहे, जिसमें प्रकाशित जितने भी पुस्तकें हैं, जिसमें रहिजो हमरे गाम जो मेरे पास यह पुस्तक है, और मैथिली गीत संग्रह है, जिसमें एक से एक गीत हैं, और 4था संस्करण चल रहा है, इसका मतलब है। और 1952 में इनका जन्म है। आज भी ये दरभंगा में रह रहे हैं, और वहाँ रह करके ये अभी भी लिखते हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद ये लेखन कार्य इनका समाप्त नहीं हुआ है। तो इनकी जो रहिजो हमरे गाम जो इनकी पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है, उसके बाद गीतांबुज मैथिली गीत संग्रह जो मेरे पास अभी भी है, इन्होंने भेजी है मुझे, गीतांबुज मैथिली गीत संग्रह है। उसके बाद उगना विद्यापति महात्म भी है, जो लघु कथा काव्य है, इनका लघु कथा काव्य के रूप में यह है। और सिलेक्टेड सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के सिलेक्टेड सॉन्ग्स जितने भी गीत हैं कविवर विद्यापति के, तो उनके भी गीतों का इनका सिलेक्टेड सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति है। उसके बाद गीतांबुज बताया मैथिली संग्रह है, उगना विद्यापति महात्म जो लघु कथा संग्रह है, इनकी पुस्तक है। और निधि निबंध एक है, मैथिली निबंध संग्रह है। उसके बाद विद्यापति विचटा गीत सबहक इसका इन सब का अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने किया, हिंदी में अर्थ सहित यह प्रकाशित है। और अनामिका मैथिली गीत काव्य संग्रह है। मुक्त उन्मुक्त जो मेरे पास अभी भी मेरे सामने रखी हुई है, ये मुक्त उन्मुक्त जो यह गीत संग्रह है, यह भी मेरे पास है। तो इस प्रकार से लगातार ये लिखते चले गए। शुरू में तो ये गाते रहे इसके प्रारंभ में, तब लोगों ने इनसे डिमांड करना शुरू किया कि लिखित मुझे चाहिए, तब इन्होंने उसको छपवाना शुरू किया।
धीरे धीरे अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ाते रहे और आगे मुक्त उन्मुक्त मैथिली संग्रह के बाद गुलरी नाम से भी है, गुलरी बाल उपन्यास भी है इनका। उसके बाद हारि नहीं मानव एक इनकी पुस्तक है, हारि नहीं मानव। तो इनका जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं हैं, उन कविताओं का इन्होंने इस पूरे के पूरे कविताओं का अनुवाद किया है और सरल सहज और मधुर अनुवाद किया है। कई बार अनुवादक अनुवाद करते समय उसकी आत्मा पर ध्यान नहीं देते, आत्मा की भी रक्षा की है इन्होंने। जब तक अनुवाद करते समय होता क्या है कि उस ओरिजिनल जो राइटर है, जो मौलिक लेखक हैं, उसकी आत्मा कई बार दब जाती है, मर जाती है कहीं, लेकिन इन्होंने सरल सहज बनाया है। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखने का अभिप्राय शायद यही रहा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही मैथिली भाषा अष्टम सूची में आई थी, जिसके सम्मान में डॉक्टर चंद्रमणि झा ने उनके संपूर्ण गीत को मैथिली में सरल सहज गीतात्मक शैली में इनको पिरोने का प्रयास किया, अनुवाद करने का प्रयास किया। वह स्तुत्य प्रयास है निश्चित रूप से। तो हारि नहीं मानव, हार नहीं मानेंगे रार नहीं ठानेंगे जो था, इसीलिए उसी के नाम से इन्होंने उसका शीर्षक दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मिथिला विभूति और बहुत इस तरह से इनके 10 के करीब पुस्तकें हैं, जो इसमें से 7-8 पुस्तकें तो मेरे पास हैं। इस प्रकार लगातार ये लिखते रहे और अपनी शिक्षा को भी बढ़ाते रहे। बहुत सारा सम्मान मिला। सम्मान का तो जो मिला है उनकी मैं गिनती कर देता हूँ, बहुत हैं लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ। मिथिला विभूति विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा से सम्मान मिला। उसके बाद मिथिला रत्न अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद चेन्नई में मिला और महेंद्र सम्मान मैथिली समाज रहिका मधुबनी से मिला। जैसे रविंद्र और महेंद्र का उस समय दौर चल रहा था। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा बार बार बताता हूँ, चूँकि अब वो इस संसार में नहीं हैं और चूँकि उनसे मेरा संबंध भी है, उनके छोटे भाई जो हैं हमारे साढ़ू हैं और बहुत मैंने यद्यपि उन्हें मिला नहीं, कभी देखा नहीं रविंद्रनाथ ठाकुर जी को, लेकिन इतने जबरदस्त वो लेखक थे कि विद्यापति के बाद उनका नाम एक नई पीढ़ियों में नए युग के साथ वो किस प्रकार से देखते हुए लिखा करते थे। घर घर विवाह शादी में भी उनके गीत गाए जाते थे। तो जैसे विद्यापति के गीत आज भी उनके गीत के बिना कोई भी विवाह पूर्ण नहीं माना जाता मिथिला में, उसी तरह से रविंद्रनाथ ठाकुर भी का भी दौर था। उस दौर के बाद किसकी हिम्मत थी, हु विल बेल द कैट की स्थिति थी कि कौन गले में घंटी कौन बांधेगा बिल्ली के गले में, कौन साहस करेगा उनके सामने। तो मायानंद मिश्र जी ने इनको मौका दिया था मंच पर, और मंच पर 1976 की बात होगी विद्यापति समारोह में, और जब उन्होंने अपना गीत सुनाया तो डिमांड हो गया एक और, उनको संभालना मुश्किल हो गया था। मायानंद मिश्र जो उद्घोषक थे, जो स्टेज सेक्रेटरी थे, तो इस प्रकार से इन्होंने ख्याति प्राप्त की। तो पद्मश्री रविंद्रनाथ ठाकुर के बाद एक नया दौर आया जो चंद्रमणि झा का दौर था। आज भी ये लिख रहे हैं दरभंगा में बैठे हुए, और इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें मुझे भेजी है, यद्यपि मेरे इनसे भेंट नहीं हुई है, कभी मिले नहीं हैं, लेकिन इनके गीतों के माध्यम से मैं इनसे मिलता रहा हूँ और एक से एक गीत लिख करके इन्होंने मिथिला समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाई और स्वयं पाई है। इन्होंने प्रतिष्ठा जो है कोई देने नहीं जाता है, प्रतिष्ठा अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से, अपने कीर्तियों से, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से प्राप्त किया जाता है। तो महेंद्र सम्मान भी मैथिली समाज जो रहिका मधुबनी में है वहाँ से इनको मिला। मैथिली गीत सम्राट मिथिला विकास परिषद कोलकाता से मिला। मिथिला सेवा सम्मान मिथिला लोक संस्कृति संघ लहरियासराय दरभंगा से मिला। और इस प्रकार से अनेकों इनको सम्मान मिला, लेकिन जितना सम्मान समाज में इनका उस दौर में था, और पद्मश्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बाद
कोई अपने आप को स्थापित कर पाया गीतकार में, गायक में, तो उसमें डॉक्टर चंद्रमणि झा का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने, आश्चर्य तो ये होता है कि इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन भी साथ साथ बढ़ाते रहे। काफ़ी आधी उम्र के बाद में जाकर के इन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं ली, डबल MA की, PhD की, और संगीत में विशेष रूप से संगीत में इन्होंने भी संगीत का भी ज्ञान प्राप्त किया और संगीत प्रभाकर किया, PhD की, UGC का नेट करके नवयुवकों को एक मार्ग प्रशस्त किया कि अवस्था, ये शिक्षा किसी एक के बस में नहीं है। जो पढ़ता है, जो करता है, न अवस्था के बस में है, इसमें उम्र भी नहीं देखी जाती। जो पढ़ता है वही बढ़ता है। इन्होंने अपनी शिक्षाएं बढ़ाते रहे। तो डॉक्टर चंद्रमणि झा के विषय में आज मैंने थोड़ा सा इनके विषय में बोलने का मेरा मन किया, क्योंकि दूरभाष से तो इनसे बात होती है और मैं इनसे मिला नहीं हूँ। काफ़ी सारी पुस्तकें इन्होंने दी है, तो इस माध्यम से ऐसे अद्भुत जो लेखक हैं मैथिली साहित्य के और गायक भी हैं, साथ साथ जो गायक लेखक बन जाते हैं, गीतकार, वो अद्भुत लिखते हैं। और उसी तरह से उसी कोटि में इन्हें देखता हूँ। फिर से मैंने एक बार थोड़ा सा इशारा करते हुए कि कितने जयति भवानी हे कल्याणी सकल ताप परिताप हरू, ये जो इनका मंगल गीत है, इससे आज भी लोग इन्हें कंठाभूषण बनाए हुए हैं। कोई अपने रहते रहते कोई इतना अमर हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है। तो और मंगल गीत जैसा कि बताया था कि मंगलमय दिन आजु है पाहुन छथि आयल, धन्य धन्य जागल भाग है मन कमल फुलायल। किसी भी मंच पर, किसी भी समारोह में, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, उसमें स्वागत गीत के रूप में, यह मंगल गीत के रूप में यह इनका गीत गाया जाता है। तो रहते रहते, अपने ही रहते हुए किस प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे सौभाग्यशाली बहुत कम लोग हैं। कुछ को इस संसार को छोड़ने के बाद प्रतिष्ठा मिलती है, कुछ को बाल काल से ही प्रतिष्ठा हस्तगत हो जाती है। ऐसे उस श्रृंखला में डॉक्टर चंद्रमणि झा को मैं देखता हूँ। तो डॉक्टर चंद्रमणि झा ने, जैसा कि मैंने बताया था कि मायानंद मिश्र जैसे, डॉक्टर मायानंद मिश्र जैसे विद्वान के उद्घोषक रहते हुए उनके, और काशीकांत मिश्र मधुप जी जो बहुत बड़े गायक थे, हमने भी मैट्रिक में इनकी कविता पढ़ी है, घसल अठन्नी। तो इस प्रकार से मणिपद्म के जेठक दोपहरिया के नाम से उनका मधुप जी का गीत था। ऐसे प्रसिद्ध लेखक थे और मणिपद्म जी जैसे लोगों के साथ रविंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ मंच साझा किया और अपनी प्रतिष्ठा उनको देखते देखते ही, उनके समक्ष ही लोगों में ख्याति किस प्रकार से इनकी बढ़ी, ये भी इन्होंने दिखाया अपने दम पर, अपने वैदुष्य से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने कर्म निष्ठा से इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पाई। हर प्रकार के गीत इन्होंने लिखा और जैसे लोगों का दौर था, जो लोग चाहते थे। और लेखक जब, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, जब लेखक या गीतकार अपने ऑडियंस को समझ करके, अपने श्रोताओं को समझ करके जब कोई लिखता है, तो वो निश्चित रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो मत नहीं है। तो इसलिए आज मेरा अभिप्राय था कि मैथिली के प्रसिद्ध गायक और एवं गीतकार डॉक्टर चंद्रमणि झा का जीवन वृत्त कैसा है, इसके ऊपर कुछ शब्द मैंने बोल करके अपने आप को भी आनंदित किया है। पिछले 3 दिनों से मैं मैथिली साहित्यकारों पर लिख रहा हूँ। 3 दिन पहले मैंने जो लिखा था डॉक्टर आभा झा, जो दिल्ली में ही हैं, सेवानिवृत्ति इसी महीने में हो रही हैं, उनके काफ़ी सारे मैथिली साहित्य आए हैं। यदि वो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, लेकिन मैथिली साहित्य में उनका काफ़ी साहित्य आ गया है। और उसके बाद कल मैंने एक अलग से एक विदुषी का, एक उपन्यास कर्त्री का और समीक्षा करने में जो कुशल हैं, ऐसे डॉक्टर बीना ठाकुर जी के ऊपर बोला था। और आज उसी क्रम में मैं डॉक्टर चंद्रमणि झा को के ऊपर बोलने का मेरा मन था। और किस प्रकार से ख्याति पाई जाती है, कैसे ख्याति बटोरी जाती है, और ये कोई चातुर्य, ये कोई सीखे तो डॉक्टर चंद्रमणि झा से सीखे। कि जैसा कि मैं इस बात को दोहराते हुए समाप्त करूंगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर
के रहते उनके गीत गाने के बाद कोई साहस नहीं करता था। और उस दौर में इन्होंने मायानंद मिश्र जी के आग्रह से इन्होंने इनको गाया और इतनी ख्याति प्राप्त की कि आज भी ये अभी भी काफ़ी कुछ लिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं। शुरू में तो गाते रहे, छोड़ते रहे, बाद में जब डिमांड आया तब इन्होंने पुस्तकाकार के रूप में किया, जो इतनी प्रसिद्ध हुई। मैं बार बार कहता हूँ कि कई सारी 10 पुस्तकें हैं, इनकी गीतों का संग्रह है। यदि वो एक छोटी सी पुस्तक रहिजो हमरे गांव, हमारे गांव में ही रह जाओ, जो मैथिली का इनका गीत संग्रह है, इसी नाम से रहिजो हमरे गांव के नाम से यही लिख करके छोड़ देते, तब भी इनकी ख्याति में कहीं भी कोई कमी नहीं रहती। इन्हीं शब्दों के साथ अपने मैं पुनः मैथिली के प्रसिद्ध गायक गीतकार डॉक्टर चंद्रमणि झा के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी तरह नित्य नूतन लिखते रहें और जीवे में श्रद्धा सतम, और जो कहा गया है कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, भूयश्च श्रद्धा सतात, और 100 वर्ष से भी अधिक, लाइफ फॉर 100 ईयर्स एंड लाइफ मोर देन 100 ईयर्स की बात जो कही गई है, जो वैदिक हमारा मंत्र है, वह सार्थक सिद्ध हो इन पर। और अदीना श्याम श्रद्धा सतम, श्रद्धा सतम, दीनहीन होकर के नहीं, स्वस्थ होकर ये शतायु हों। इन्हीं कामनाओं के साथ मैथिली के प्रसिद्ध गायक और एवं गीतकार डॉक्टर चंद्रमणि झा को भूरी भूरी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु मिथिला, जय तु मैथिली।